गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इंग्लैंड का एकीकरण कैसे हुआ, फिर उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य से ग्रीस जो है वो कैसे अलग हुआ, इन दो देशों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं इंग्लैंड का एकीकरण। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम। ये धीरे धीरे होता है, ठीक है। और 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। 18वीं शताब्दी मतलब 1701 से लेकर 1800 तक, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, एक देश नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति, आंग्ल राष्ट्र मतलब इंग्लैंड ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्ति को ले लिया, यानी कि जो 1688 में इंग्लैंड के जो राजा या रानी जो बनती थी, किंग या क्वीन, ठीक है। तो जो किंग या क्वीन था, अगर किंग जिंदा होता था तो किंग ही बनेगा। अगर किंग की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद क्वीन जो यानी कि उसकी वाइफ होती थी, वो अगर जिंदा है तो वो क्वीन बनती थी, ठीक है। तो पहले राजतंत्र चलता था, तो राजतंत्र को हटाकर वहाँ पर संसद की स्थापना हुई कब? 1688 में। और इसी संसद ने राजतंत्र को वहाँ पे ख़त्म कर दिया, उससे शक्तियाँ ले ली। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। कब? 1707 में। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो 1801 में आयरलैंड भी यूनाइटेड किंगडम का यानी कि ब्रिटेन का हिस्सा बन गया। एक नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों का खूब बढ़ावा दिया गया। अब ब्रिटेन के नक्शे पर चलते हैं एक बारी। तो ये है इंग्लैंड का नक्शा। देखो, इंग्लैंड में मोटे मोटे तौर पे 4 राज्य हैं। एक तो इंग्लैंड खुद, जहाँ पर लंदन इसकी राजधानी है, ठीक है। फिर एक वेल्स है, एक स्कॉटलैंड है और एक आयरलैंड है। देखो, आयरलैंड का इतना बड़ा जो है ना ये राज्य है, लेकिन इसके अंदर से जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, उस पर जो है वो इंग्लैंड का हिस्सा है ये, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इसका इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये एक अलग कंट्री है आयरलैंड, और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये इंग्लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो यानी कि आयरलैंड के 2 पार्ट हैं, एक स्वतंत्र है इंग्लैंड से और एक इंग्लैंड का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखो, स्कॉटलैंड जो है ये 1707 में इसका हिस्सा बना था, अभी हमने पढ़ा। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये 1801 में बना था, ठीक है, इसका हिस्सा। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में भी स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 1821 से वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष होना आरंभ हो गया। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला था। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्र की। वह युद्ध के लिए भी गए थे, जहाँ पे 1824 में बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी। तो यानी कि ग्रीस कब बना था? 1832 में ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया था ग्रीस, ठीक है। और वहाँ पे स्वतंत्रता संघर्ष कब शुरू हुए थे? 1821 से, ठीक है। तो इनको 12 साल का टाइम लगा, है ना। 12 साल ही हो गए ना, 32 तक, हाँ 12 साल का टाइम लगा। अब इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ऑटोमन साम्राज्य, ये सारा ग्रीन कलर में जितना भी है ना, ये सारा ऑटोमन साम्राज्य है। ऑटोमन साम्राज्य ने बेसिकली 15वीं शताब्दी में जो है विस्तार करना शुरू किया था। ये 6th क्लास की बुक है ना आपकी, 7th क्लास की बुक में है।
हाँ 7th क्लास की बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है सुल्तान सुलेमान का। सुल्तान सुलेमान ने 15वीं शताब्दी में जो है ऑटोमन साम्राज्य का यानी कि तुर्की का विस्तार करना स्टार्ट किया था, और उन्होंने काफ़ी सारे जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ थी, क्रिश्चियन देश जो थे, उनको जीतना एक एक करके आरंभ कर दिया, जिसके कारण उन्होंने ये सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया वाला हिस्सा और ये ट्यूनीशिया और ये जितना भी ऊपरी अफ्रीका है, मतलब नॉर्दर्न अफ्रीका है, उसको उसमें शामिल कर लिया, यूनान को शामिल कर लिया। बेसिकली यूनान और ऑटोमन साम्राज्य की मेन प्रॉब्लम क्या थी कि यूनान एक क्रिश्चियन कंट्री थी और जो ऑटोमन साम्राज्य था ये एक मुस्लिम कंट्री थी। तो बेसिकली यहाँ पर ना एथनिक डिफरेंसेस ज़्यादा थे कि एक जो है वो क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा मानता है, दूसरा जो है वो मुस्लिम धर्म को ज़्यादा मानता है। तो कुछ टाइम तक तो मतलब ग्रीस पर इनका आधिपत्य रहा था, लेकिन वो ये 1821 में फिर क्रांतिकारी विचारधारा इनके अंदर भी फ्रांसीसी क्रांति से जाग गई, और फिर उसके बाद इन्होंने भी अपनी आज़ादी जो है ऑटोमन साम्राज्य से ले ली, और आज जो ग्रीस दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है ग्रीस, ये इतना सा, ठीक है। और इसके काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, ये भी हैं, ये यहाँ से टर्की की शुरुआत हो रही है नीचे, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है ना, ग्रीस और टर्की के बीच में ना इसी बात की खींचातानी रहती है कि ये टर्की बोलता है ये मेरे आइलैंड्स है और ग्रीस बोलता है ये मेरे आइलैंड्स है, तो दोनों के बीच में आज भी टकरार होती रहती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, बाल्कन समस्या। बाल्कन समस्या का मतलब ये है कि एक बाल्टिक सी है एक्चुअली वहाँ पर यूरोप के आसपास, तो बाल्टिक सी के आसपास जितने भी देश बसे हुए हैं या वहाँ पर जितनी भी क्षेत्र हैं, तो उन सब की आज़ादी ऑटोमन साम्राज्य से कैसे हुई, तो इसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। बाल्कन भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे, ठीक है। तो जितने भी ईया वाले थे ना, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और सर्बिया, देखो सब में ईया लास्ट में आ रहा है। तो ये ज़्यादातर जो है ना बाल्टिक रीजन में पाए जाते हैं ऐसे देश, और इनको स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन साम्राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव के क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई, जिसके कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसके परिणति में प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो ये जितने भी बाल्कन क्षेत्र थे, उन पर अपना राज स्थापित करने के लिए ये जो बड़ी महाशक्तियाँ थी जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये सब आपस में लड़ पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, ये मैंने नीचे लिख दिया है। अगर मैं लॉर्ड बायरन होती तो मैं भी अपने लेखों के ज़रिए लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करती और यूनानी संघर्ष में अपना योगदान देती, ठीक है। तो अब फर्स्ट का क्वेश्चन ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। देखिए, जहाँ पर भी आपको आए कि विवेचना कीजिए, इस पे टिप्पणी कीजिए, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को ना आप ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर नंबर देख लेना कि कितने नंबर मिल रहे हैं इस क्वेश्चन के, सामने लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अगर 2 नंबर का है तो फिर छोटा आंसर मुश्किल से 2-3 लाइनों में ख़त्म कर देना, 3 से 4 लाइनों में, ठीक है। और अगर 5 नंबर का हो तो भाई पूरा लिखना पड़ेगा, तो फिर उसमें 2 लाइनें लिखकर या 4 लाइनें लिखकर नंबर नहीं मिलते, फिर एक ही नंबर मिलेगा बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो 1 या 2 नंबर मिलते हैं और 5 में से 2 नंबर ठीक बात नहीं है। तो आपको ये पूरा विवेचना यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में। सॉरी, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आंसर इतना लंबा ही है इसका। सेकंड वाले क्वेश्चन में
पहली लाइन ये लिखोगे, फिर उसके बाद ये, ठीक है। सारी लाइन्स लिखकर अपना आंसर सेकंड का कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, कुल मिला के वर्णन करना ही होता है, विवेचना करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो सेम वही बात है, संक्षिप्त नोट लिखना है यहाँ पे और बाल्कन राज्यों पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाल्कन राज्य कौन से हैं, इसके ऊपर। तो इसका आंसर जो है वो आप यहाँ से लिखेंगे, बाल्कन की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखना था ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपने भौगोलिक स्थिति भी बता दी, मूल निवासियों के बारे में बता दिया जिनको स्लाव कहा जाता था, फिर उनका ये बताया कि उन्होंने एक एक करके जो है स्वतंत्रता की घोषणा स्टार्ट कर दी थी। सिवाय बस इतने से लेकर इधर तक लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉपी में जब लिखोगे ना तो ये मुश्किल से 5 लाइनों में ख़त्म हो जाएगा ये आंसर, ये इसी में इतना बड़ा दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित किया। तो देखो इसके अंदर यूनानी स्वतंत्रता प्लस बाल्कन राज्यों की स्वतंत्रता दोनों को मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका जो आंसर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय, ये ब्रैकेट वाला भी पूरा लिखना है, ठीक है ना, तभी पता चलेगा कि आपने इसको ऐड किया है इसमें। और समर्थन मिला, विभिन्न कवियों कलाकारों ने भूमिका निभाई, इसको लिखोगे प्लस, ठीक है। अब इसको भी ऐड करोगे साथ में, तो इसमें भी आप जो है यहाँ से स्टार्ट करोगे। बाल्कन राज्यों में रूमानी राष्ट्रवाद को फैलने में ऑटोमन साम्राज्य का विघटन काफ़ी विस्फोटक था और इसमें स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे और परिभाषा कर कोशिश करते हुए बाल्कन क्षेत्र गैर स्थिति बन गया। तो स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे तक ही ठीक है, ज़्यादा बड़ा ठीक है। तो पहले आप ये यहाँ से स्टार्ट करोगे, अपना आंसर क्रांतिकारी से, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से लेकर निभाई तक लिखोगे, फिर उसके बाद प्लस इसका बाल्कन क्षेत्रों का भी बताओगे, फिर इसके अंदर मतलब नीचे जो है एक लाइन छोड़ देना, फिर पैराग्राफ बदल देना, फिर बाल्कन क्षेत्रों के बारे में यहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे आंसर और ये 3-4 लाइनें लिखकर यहाँ पे फिनिश कर दोगे, क्योंकि हमें दोनों के बारे में ही बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4th का आंसर पूरा। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था, ठीक है। तो थैंक यू।